कभी कभी बहुत से गीत ऐसे होते हैं जो कि जबान पे आ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, उन्हें गुनगुनाने लगते हैं। ऐसे ही एक महिला होती है जो कि एक भजन गुनगुना रही थी और उस भजन के बोल थे, मैं तो श्याम की दीवानी हुई। अब जब ये महिला उस गाने को गा रही थी, उस भजन को गुनगुना रही थी, तो उसका पति आता है और वो उस भजन को सुनता है। तो वो उससे कहता है कि ऐसा है, इस गीत को मत गाओ, मुझे पसंद नहीं है, तुम ये वाला गीत गाओ। अब वो महिला शांत हो जाती है, उसका पति किसी काम से बाहर चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी वही गीत गुनगुना रही है। उसका पति उससे कहता है कि मैं तुमसे मना कर रहा हूँ ना कि तुम इस गीत को मत गुनगुनाओ, तुम शांत रहो। अब उसकी पत्नी फिर से शांत हो जाती है। वो पति जो है फिर से किसी काम से चला जाता है। दरअसल आज जो इसके पति है उसको घर पे ही रहना है, उसे कहीं जाना आना नहीं है। जो छोटे मोटे काम हैं उन्हें करने के लिए बाहर जा रहा है। अब जैसे ही वो तीसरी बार आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी उसी भजन को दोबारा से गुनगुना रही है। अब उसको बहुत गुस्सा आती है। वो कहता है कि मैं तुमसे मना कर रहा हूं कि इस भजन को मत गुनगुनाओ, तुम गुनगुनाए जा रही हो, तुम मुझे चढ़ा रही हो। अभी रुको, मैं तुम्हें भी बताता हूँ। वो आदमी क्या करता है, अपने कमरे में जाता है दौड़ता दौड़ता और अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकालता है और आकर गोलियों पे गोलियां चलाने लगता है। अब दोस्तों वो इतनी गोलियां चलाता है कि 3 लोगों की तो मौके पर ही जान चली जाती है और एक अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है। अब दोस्तों जैसे ही ये हत्याकांड होता है तो ये वाली बात सोशल मीडिया पर फैल जाती है कि एक आदमी ने एक भजन गुनगुनाने के चक्कर में 3 लोगों को मौके पर ही मार दिया और चौथा जो है अस्पताल में भर्ती है। दोस्तों आज की कहानी से हम बस यही जानेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था कि इस आदमी ने 3 लोगों को मौके पर ही मार दिया और एक हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और आप सभी का इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों आज की जो कहानी शुरू होती है ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से और सहारनपुर का ही एक थाना लगता है, थाना गंगोहा। और गंगोहा थाने के अंतर्गत ही एक गांव आता है जिसका नाम है सांगा ठेड़ा। दरअसल यहाँ पे एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है योगेश रोहिला, उसकी पत्नी का नाम है नेहा। मैं आपको योगेश रोहिला के बारे में बताना चाहूँगा। योगेश रोहिला जो है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का पूर्व जिला अध्यक्ष है। और इसके बारे में एक और बात है, योगेश रोहिला जो है अपनी पत्नी से आए दिन लड़ता रहता है। और वो लड़ता क्यों है? वो लड़ता इसलिए है क्योंकि उसे अपनी पत्नी के ऊपर होता है शक और उसे ये लगता है कि जो उसका सबसे छोटा बेटा है वो उसका सगा बेटा नहीं है, वो किसी और का बेटा है। और उसी को लेकर योगेश रोहिला आए दिन अपनी पत्नी नेहा से लड़ता रहता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 21 मार्च 2025 की। 21 मार्च 2025 को क्या हुआ था, योगेश रोहिला किसी काम से घर जाता है और घर पे जाकर छोटे बेटे की बात को लेकर ही इसका अपनी पत्नी के साथ विवाद हो जाता है। अब जब विवाद होता है तो ये अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज करता है, उसके साथ मारपीट करता है और फिर उसकी चोटी पकड़ता है और घर के बाहर घसीट के लाता है और जोर जोर से शोर मचाता है। इसकी पत्नी इसके हाथ जोड़ती है, पैर जोड़ती है, इससे माफ़ी मांगती है, इससे कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, घर के बाहर लोग देख रहे हैं, हमारी बदनामी होगी। अब ये चीज़ देखकर योगेश रोहिला क्या करता है, अपनी पत्नी को छोड़ देता है और मैटर यहीं पे शांत हो जाता है। लेकिन इसके अगले दिन क्या होता है दोस्तों, तारीख होती है 22 मार्च 2025। अब 22 मार्च 2025 को क्या होता है, ये जो इसकी पत्नी है नेहा, ये सुबह सुबह का समय होता है, घर के काम कर रही होती है तो एक गाना गा रही होती है, यानी कि एक भजन गुनगुना रही होती है। और भजन के जो बोल हैं वो बोल इस तरह से हैं, मैं तो श्याम की दीवानी हुई। अब जब ये भजन गुनगुना रही होती है तो वहीं पे होके योगेश जो है गुजर रहा होता है और उसके कानों में ये भजन जाता है।
तो जैसे ही उसके कानों में ये भजन जाता है तो उससे कहता है कि ऐसा है, शांत रहो, कोई भी भजन गाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद वो किसी काम से बाहर चला जाता है। अब वो आधे घंटे बाद दोबारा से आता है और जैसे ही वो घर के अंदर आता है तो उसके कानों में वही भजन दोबारा से आता है, मैं तो श्याम की दीवानी हुई। अब वो आकर अपनी पत्नी को दोबारा से डांटता है कि मैं तुमसे मना कर रहा हूँ कि इस भजन को मत गाओ, तुम आप जान के इस वाले भजन को गा रही हो। तो उसकी पत्नी शांत हो जाती है। अब समय होता है दोपहर के लगभग 1:30 बजे का, और 1:30 बजे क्या होता है, इनके बच्चों की छुट्टी होती है। योगेश के 3 बच्चे हैं, जिनमें कि एक बेटी है और 2 बेटे हैं। अब क्या होता है, ये दोपहर के 1:30 बजे का समय होता है। ये अपने बच्चों को स्कूल से लेकर घर पे आता है, और जब ये घर पे आता है तो इसकी पत्नी वही वाला भजन जो है गुनगुना रही होती है, मैं तो श्याम की दीवानी हुई। अब जैसे ही योगेश के कानों में ये भजन जाता है तो उसे आ जाता है गुस्सा, और वो अपनी पत्नी नेहा के ऊपर शोर मचाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे बार बार मना किया है लेकिन तुम मान नहीं रही, तुम मुझे चिढ़ाने के लिए मेरे सामने ये वाला भजन बार बार गुनगुना रही हो। इसीलिए वो क्या करता है दोस्तों, वो अपने 3 बच्चों और अपनी पत्नी को लेकर ऊपर जाता है अपने कमरे में, और वहाँ पे अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालता है, बंदूक निकालता है, और आते ही अपनी पत्नी के सामने तान देता है। उसकी पत्नी उसके आगे हाथ जोड़ती है, पैर पड़ती है, लेकिन वो नहीं मानता। वो उसके सर की तरफ निशाना लगा के फायर करता है, और जो फायर होता है तो जो गोली है उसकी पत्नी के सर को छूती हुई, मतलब कि उसको जख्म देती हुई निकल जाती है, जिससे कि उसकी पत्नी बुरी तरह से घायल हो जाती है। उसके सर में बहुत बड़ा घाव हो जाता है। अब इसके बाद जो होता है, जैसे ही उसके घर में चीख पुकार मच रही होती है तो इसका एक चचेरा भाई है, उसका नाम है अक्षय, जो कि इसके घर के पास ही रहता है। उसको आवाज़ आती है कि घर में शोर मचाने की आवाज़ है, चीख पुकार की आवाज़ आ रही है और गोली चलने की आवाज़ आई है। तो जो अक्षय है वो भागा भागा घर पे आता है ये देखने के लिए कि वहाँ पे आखिर क्या हुआ है। तो योगेश क्या करता है, जैसे ही मौका मिलता है अक्षय को पकड़ के एक कमरे के अंदर बंद कर देता है और बाहर से कर देता है उस कमरे को लॉक। अब इसके बाद क्या होता है, जो इसकी बड़ी बेटी है श्रद्धा, अब ये अपनी बड़ी बेटी श्रद्धा के ऊपर अपनी रिवॉल्वर तान लेता है, जो बंदूक होती है उसको तान लेता है और उसमें गोली मार देता है, और गोली मारने के बाद उसे उठाता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। इसके बाद जो इसका बेटा होता है देवांश, जिसकी उम्र लगभग 6 साल है, इसकी बड़ी बेटी की उम्र 11 साल थी श्रद्धा की, और जो इसका दूसरे नंबर का बेटा है देवांश, उसकी उम्र 6 साल है। अब ये क्या करता है, उसके ऊपर अपनी बंदूक तानता है और उसके सर में भी गोली मार देता है, और उसको पकड़ता है, उसको भी खिड़की से बाहर फेंक देता है। अब आता है इसके तीसरे नंबर के बेटे का नंबर, और तीसरे नंबर के बेटे का नाम होता है शिवांश। ये उसमें भी गोली मारता है और उसे घर से बाहर फेंक देता है। अब इसे ये जो है गुस्से में तमतमाया होता है। अब इसके बाद ये नीचे आता है और नीचे आकर ये फ़ोन मिलाता है जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है, और वहाँ पे फ़ोन करके कहता है कि मैंने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मार दिया है, और अगर तुम जल्दी से आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं और भी कुछ कर सकता हूँ गलत, तो तुम लोग जल्दी से आ जाओ। अब जैसे ही पुलिस को ये वाली खबर पता चलती है तो पुलिस क्या करती है, गांव के ही जो प्रधान वगैरह होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनसे संपर्क करते हैं ताकि उनके पहुंचने से पहले गांव के लोग पहुंच जाएं, क्योंकि पुलिस को आने में थोड़ा समय लगता है, पुलिस स्टेशन दूर है। तो वो उनको फ़ोन करते हैं, संपर्क करते हैं और बताते हैं कि योगेश के घर पर जाइए और वहाँ पर उसको देखिए वो क्या कर रहा है। अब योगेश क्या है, अपनी बंदूक लेकर अपने घर के अंदर बैठा होता है, और जैसे ही गांव के लोग आते हैं तो उनके ऊपर अपनी बंदूक तान देता है और उनसे कहता है कि अंदर मत आना, बाहर ही रहो। अब गांव वाले भी डर की वजह से बाहर ही रहते हैं। अब इसके बाद ये सीओ को फ़ोन मिलाता है और सीओ से भी यही कहता है कि मैंने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मार दिया है, अगर आपने समय पे रहते हुए मुझे रोक लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं और भी कुछ गलत कर सकता हूं, मैं खुद भी आत्महत्या कर सकता हूं। और इसके बाद इसने जिला कप्तान को फ़ोन किया और जिला कप्तान से भी यही वाली बात कही गई थी। अब दोस्तों, चाहे सीओ हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे जिला कप्तान हो, इससे
इसने तीनों लोगों से यही बात कही थी और उनसे कहा था कि अगर आप लोग जल्दी से आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब दोस्तों, ये योगेश रोहिला कौन है, अब इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ शुरू से लेकर आखिर तक। दरअसल ये जो योगेश रोहिला है, 2006 में इसकी शादी तय होती है और 2006 में इसकी शादी होती है सहारनपुर के अमहेटा गांव की रहने वाली एक लड़की से जिसका नाम होता है रेखा, जो कि शिक्षा मित्र होती है। और साथ ही योगेश रोहिला के पिताजी का नाम है रमेश रोहिला, इनकी माँ का नाम है बाला। ये 5 बहन हैं इनकी और ये इकलौते भाई हैं। एक बार की बात है, योगेश रोहिला की अपने पिता रमेश रोहिला से किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और वो झगड़ा किस लिए होता है मैं आपको ये वाली बात बताना चाहता हूँ। वो झगड़ा होता है बहन की शादी को लेकर। अब ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब तारीख आती है 21 नवंबर 2007। 21 नवंबर 2007 को क्या होता है दोस्तों, इनके घर में खाने में कोई फूड पॉइजनिंग वगैरह कुछ हो जाती है। उस समय पे जो इसकी पत्नी थी वो तो मायके में थी और इसकी जो छोटी बहन है सोनिया, उसकी तबीयत अक्सर ख़राब रहा करती थी, तो उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जो इसके पिता हैं रमेश, इनकी माँ है बाला, इसकी जो बड़ी बहन है मीना, छोटी बहन सीमा और अन्नू, ये लोगों की तबीयत क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो दोस्तों इन सभी को आनन फानन में हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले ही इन सभी की मौत हो जाती है। और दोस्तों, अब एक ही घर में 5 लोगों की एक साथ मौत होने की वजह से गांव में भी हड़कंप हो जाता है। और इनके साथ क्या होता है दोस्तों, अब एक घर में 5 लोगों की मौत हो गई है तो इन लोगों की 5 लोगों की एक ही साथ में अंतिम संस्कार किया जाता है, एक साथ में चिता को आग दी जाती है और पुलिस को बताया नहीं जाता। लेकिन कैसे भी करके पुलिस को इस बारे में पता चल जाता है और पता चलता है तो पुलिस तुरंत अंतिम संस्कार जहाँ पे हो रहा होता है वहाँ पे पहुँच जाती है और उस मुखाग्नि को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन योगेश रोहिला क्या करता है, वो गांव वालों के साथ मिल जाता है और कहता है कि मैं अपने परिवार वालों का अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगा और जो अंतिम संस्कार हो रहा है वैसे ही होता रहेगा। अब पुलिस रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो गांव वाले हैं वो पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर देते हैं। अब जब पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर देते हैं तो पुलिस वाले कुछ कर नहीं पाते, पोस्टमार्टम हो नहीं पाता, तो ये वाली बात की पता ही नहीं चलती कि योगेश रोहिला की माता पिता और उसकी बहनों की मौत हुई तो कैसे हुई। क्या उनको जहर दिया गया था या फूड पॉइजनिंग थी या अचानक से बीमार हो गए थे, ये किसी को भी नहीं मालूम। और ये वाले केस में जो है 38 लोगों के खिलाफ जो है रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी और जब कोई सबूत नहीं था तो इन सभी को क्लीन चिट मिल जाती है, यानी कि माता पिता और बहन भी पहले मर चुकी हैं। वो किसने मारी, कैसे मारी, ये किसी को भी नहीं पता। अब दोस्तों क्या होता है, अब समय आगे गुजरता है और साल आती है 2009 और 2009 में क्या होता है दोस्तों, जो इसकी पत्नी थी रेखा, जिससे कि शादी हुई थी 2006 में, जो शिक्षा मित्र है पत्नी, उसकी भी तबीयत ऐसे ही अचानक से ख़राब हो जाती है और उसकी पत्नी भी इसी तरह से मर जाती है। अब उसकी पत्नी कैसे मरी, वो भी बीमार होकर मरी, अचानक से ही बीमार हो गई और वैसे ही मर गई। अब समय गुजरता है और साल आती है 2012 और 2012 में क्या होता है दोस्तों, योगेश की दोबारा से शादी होती है और ये शादी होती है केराना की रहने वाली नेहा से। और इस नेहा के 3 बच्चे होते हैं, जिनमें की पहली बड़ी बेटी होती है जिसका नाम होता है श्रद्धा, दूसरे नंबर का बेटा होता है जिसका नाम होता है देवांश और तीसरे नंबर का जो बेटा होता है उसका नाम होता है शिवांश। लेकिन योगेश को जो है अपनी पत्नी के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक था और शक ये था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है और जो उसका तीसरे नंबर का बेटा है शिवांश, वो उसका सगा बेटा नहीं है, वो उसके आशिक का बेटा है, यानी कि उसकी पत्नी का जिसके साथ अफेयर है उसका बेटा है। और उसी को लेकर क्या होता था दोस्तों, उसी को लेकर
योगेश और नेहा की घर में लड़ाई होती रहती थी, झगड़ा होता रहता था और योगेश बार बार यही कहता था कि मैं एक दिन इसका डीएनए चेक कराऊंगा, तभी मुझे पता चलेगा कि ये आखिर किसकी औलाद है। अब इसी चक्कर में इन लोगों की लड़ाई होती रहती थी। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। योगेश ने अगस्त 2024 और जुलाई और 2024 अगस्त मतलब जुलाई और अगस्त 2024 में अपनी पत्नी के साथ में 2-3 फोटो सोशल मीडिया पर डाले थे। इसके 2 फेसबुक अकाउंट थे जिनमें कि ये कहीं घूमने जाता था या अपनी पार्टी का प्रचार करता था या कोई भी सामाजिक कार्य होता था उनमें जाता था तो फोटो डालता था और उसके ऊपर कुछ कैप्शन लिखता था। अब इसने जुलाई 2024 में एक फ़ोटो डाला था अपनी पत्नी के साथ और उसके ऊपर कैप्शन में क्या लिखा था, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। ये मतलब गाने की 2 लाइन डाली थी अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खींचकर। और जो अगस्त 2024 में उसने फ़ोटो डाला था अपनी पत्नी के साथ तो उसमें उसने कैप्शन में ऊपर लाइन डाली थी, वो भी एक गाने की थी, तेरा साथ है कितना प्यारा कम लगता है जीवन सारा। उसने अपनी पत्नी के साथ में जुलाई और अगस्त में ये फ़ोटो डाली थी और उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, सभी लोगों को ये लगता है कि ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और अपनी पत्नी के साथ ऐसा कुछ कर नहीं पाएगा गलत। लेकिन दोस्तों सच ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी के फ़ोटो को देखकर ही उसे जज कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में उनके परिवार में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। अब उसने जुलाई और अगस्त में 2 फोटो तो डाली थी अपनी पत्नी के साथ और उनमें गानों की 2 लाइन भी लिखी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि 22 मार्च 2025 को वो अपनी पत्नी को और अपने 3 बच्चों को गोली मार देगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, पुलिस ने योगेश को घर पे जाकर गिरफ्तार कर लिया और तुरंत ही जो उसकी पत्नी और 3 बच्चे हैं उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो पता चला कि जो उसके तीनों बच्चे हैं वो घर पे ही मर चुके थे और जो उसकी पत्नी है वो गंभीर रूप से घायल हो चुकी है और वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। अब योगेश से पूछा जाता है कि तुमने आखिर अपनी पत्नी के ऊपर गोली चलाई तो चलाई क्यों? तब वो बताता है कि मेरी जो पत्नी है वो सुबह से ही गाना गा रही थी कि मैं तो राधा हुई श्याम की दीवानी। ये भजन बार बार गा रही थी और यही भजन मुझे चुभ रहा था। तो उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम्हें भजन क्यों चुभ रहा था, ऐसी क्या बात है इस भजन में कि जो तुम्हें चुभ रहा है? उसने कहा कि मेरी पत्नी का जिसके साथ अफेयर है उसे प्यार से श्याम ही बुलाया करते हैं और ये बार बार गाना गा रही थी, मैं तो राधा दीवानी हुई श्याम की। ये मुझे बार बार चढ़ा रही थी, इसीलिए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसीलिए आकर मैंने इसमें गोली मार दी और गुस्से में ही मैंने अपने 3 बेटों में गोली मार दी। अगर आप लोग ना आते तो शायद मैं इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकता था। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। दरअसल योगेश ने एक शक के चलते अपनी पत्नी में गोली मार दी, अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी, क्योंकि उसे बस यही शक था कि उसका जो 3रे नंबर का बेटा है वो किसी और का है। और जब उसे ये वाली बात पता चलेगी, हो सकता है कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर ना हो। योगेश को सिर्फ शक था, अब उसकी पूरी जांच पड़ताल होगी और तब उसे पता चलेगा कि उसकी पत्नी का किसी के भी साथ अफेयर नहीं था। और जब उसे ये पता चलेगा कि 3रे नंबर का बेटा उसका सगा बेटा है तो योगेश को कैसा लगेगा? दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।